लाइन नहीं किसी की, तो ऐसे में ये साइटेड नहीं करेंगे तो चल जाएगा। लेकिन ये आपको कैसे पता चला कि मानव संपूर्ण, तो आपने इसको विभिन्न प्रकार के ग्रंथों में पढ़ा है, समझा है, जाना है, ठीक है। तो आपको लग रहा है कि ऐसी चीजें कहीं से आपने देखी तो आप उसको बिब्लियोग्राफी में मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। किसी दिन समय लगेगा सर ये फाल्सिफिकेशन और प्लेगरिज्म तो समझ आ गया, एक बार फैब्रिकेशन बता दो प्लीज। ये आपने पढ़ा किसी ने? आपने किसी ने पढ़ा? मैंने कहा था ना एक बार आप पढ़ लीजिएगा, देखिए कुछ तो आप हेल्प करेंगे मेरी। रिसर्च ऑलरेडी 16 दिन का समय दिया, हमें 10 दिन में कंप्लीट करना था। कर देंगे सर, सिर्फ 2 लाइन में आप थोड़ा सा बता दो फैब्रिकेशन। आप हाँ नहीं, वो तो मैं बता दूंगा, बताने के लिए तो मैं बैठा ही हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। तो हमने एक चीज पढ़ा था फैब्रिकेशन। फैब्रिकेशन का मतलब क्या होता है? डेटा में बदलाव कर देना, फैब्रिकेट कर देना। मान के लो कोई डेटा ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं, जैसे जब आप रिसर्च करने जाते हैं तो रिसर्च में क्या होता है कि बहुत सारी चीजें मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल, रिसर्च हो चुकी है, फाइंडिंग्स आ चुकी हैं, सारी चीजें अवेलेबल है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करते हो कि जैसे रिसर्चर बैठा हुआ और रिसर्चर ने क्या किया कि घर पे बैठ करके क्या किया, ठीक है, क्या किया कि कोई चीज क्लेम कर दी, ठीक है, समझ रहे हो? ये चीज फैब्रिकेट कर दी। कैसे फैब्रिकेट कर दी कि कोई जो है डेटा ही गया नहीं, गैदरिंग ही नहीं हुई, समझ रहे हो? मैं मार्केट में गया ही नहीं और मैंने कहा कि जो है भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में जो आज के युवा हैं उनको कैसा नेता मानते हैं? एक जातिगत नेता मानते हैं, एक सामाजिक नेता मानते हैं, एक राजनीतिक नेता मानते हैं, एक शिक्षा शास्त्री मानते हैं, क्या मानते हैं? ठीक है। अब मैं बैठ करके घर में बैठा हूँ और मुझे नहीं समझ में आ रहा, मैंने लोगों से राय नहीं ली, क्योंकि और मैंने क्या किया कि कई सारे वीडियोज देखे, यूट्यूब पे देख लिए, आचार्य प्रशांत का वीडियो देख लिया, विकास दिव्य कीर्ति का वीडियो देख लिया और कुछ और डिबेट्स देख लिए टीवी पे। और टीवी पे जो लोगों के डिबेट्स थे, जो चीजें थी और ये जो प्रीवियस चीजें थी, उसके आधार पे मैंने कुछ अनुभव निकाला कि अच्छा लोग ऐसा सोचते हैं। फिर मैंने बैठ करके 1000-2000 लोगों का एक डेटा जनरेट कर दिया घर में बैठ करके कि भाई लोग ऐसा सोचते, और डेटा बना के आपके सामने प्रस्तुत कर दिया कि हमने एक लखनऊ में सर्वे किया और सर्वे के दौरान हमें भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में ये प्रश्न पूछे गए और इन प्रश्नों के जवाब में ये उत्तर हमें मिले, इनका विवरण इस प्रकार है। अब ये जो डेटा आया कहाँ से? ऑनलाइन है सर। ये ऑनलाइन कहाँ से आया भाई? ऑनलाइन नहीं आया, सर्वे किया हुआ है। कहाँ से सर्वे किया आपने? अभी तो मैं बता रहा हूँ कि मैंने जनरेट किया। भाई सर्वे तो वो होता है जब मैं फील्ड में जाता, मैं लखनऊ के हर 1000 व्यक्तियों से जाके मिलता, उनसे पूछता, उनकी राय को लिखता, तब तो होता। मैंने तो अपने ऑब्जर्वेशन के आधार पर क्रिएट किया हुआ है, डेटा क्रिएट कर दिया। जो डेटा रियल में है। देखो क्या होता है कि जरूरी नहीं है आप योग के विद्यार्थी हो तो ये जरूरी नहीं है कि आप योग को पसंद ही करते हो, ठीक है। कोई व्यक्ति बहुत सारे कार्य कर रहा होता है, जरूरी नहीं कि उसको पसंद ही कर रहा होता है, ठीक है। बहुत सारे लोग हर व्यक्ति को एक अलग नजरिए से देखते हैं, ठीक है। तो आप बैठ करके या कुछ लोग बैठ करके एक चीज को डिसाइड नहीं कर सकते। ये राजनीति में बैठे हुए जो लोग होते हैं, आपने देखा होगा कि बहुत सारे बिल पास हो जाते हैं। तो जो बिल पास हो जाते हैं, क्या आपको लगता है कि आपको हर बिल में आपकी सहमति होती है? नहीं होती ना, लेकिन वो बिल पास हो जाता है। कैसे पास हो जाता है? कुछ लोग, few people of the India decide, वो कह देते हैं कि देखो इससे ये फायदा होगा, किसान बिल आ गया, वक्फ कानून आ गया, और भी ना जाने कितने कानून आ रहे हैं, ठीक है। कभी कभी वो कानून का आपको डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं दिखाई देता, लेकिन इनडायरेक्टली आप भी उससे कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहे होते कि नहीं होते? लेकिन आपसे तो राय ली नहीं गई, आपसे तो पूछा भी नहीं गया। एनईपी आया, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई, और आपको लाया गया कि देखो भाई अब 4 साल का बीए होगा, 3 साल का ये होगा, ऐसा क्रेडिट होगा, ये 20 से पढ़ा जाएगा, ऐसा पढ़ा जाएगा, आपको पीएचडी नहीं करना है, अब नेट नहीं है, पीएचडी से काम चल जाएगा। ढेर सारे ऐसे रिफॉर्म कर दिया। आपसे पूछा गया कभी? नहीं पूछा गया ना। तो जब पूछा ही नहीं गया तो विचार कैसे, मॉडिफिकेशन कहाँ से हो गया? मॉडिफिकेशन ये हो गया कि कुछ लोगों की राय ली गई। खैर ये गवर्नमेंट का प्लान था, गवर्नमेंट ने कहा कि हमने एंट्री ली, एंट्री लेने के आधार पे हमने बनाया। लेकिन बहुत सारी ऐसी पॉलिसी होती है जिनमें कुछ पूछा ही जांचा नहीं जाता, बस ये सोच लिया जाता है कि लोग ऐसा सोचते हैं, बस हो गया और बना दिया गया। क्या करते हैं? लोग ऐसा सोचते हैं। सर ये तो गलत हुआ।
है वो तो इसीलिए तो कहते हैं उसे फैब्रिकेशन है ही नहीं, डेटा ही नहीं एग्जिस्ट करता है। हम लोगों ने क्या किया कि ऑन द प्रेफरेंसेस ऑफ फ्यू पीपल वी हैव कलेक्टेड द, वी हैव जनरेटेड द डेटा, नॉट द कलेक्टेड, वी हैव जनरेटेड द डेटा मैन्युअली। घर में बैठ करके डेटा बनाना। और आपको मैं बताऊं, भारत देश, भारत या विश्व में और भी चले जाओगे, बहुत जगह क्या है प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम है वेरिफिकेशन ऑफ द डेटा, वेरिफिकेशन ऑफ द प्रोसेस, क्योंकि जो डेटा आया वो रियली एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसका क्या है, उसके बारे में पता लगाने का कोई सोर्स नहीं, पता ही नहीं है। ठीक है, हमारे यहाँ रिसर्च होती है, पता ही नहीं है कि रियल में डेटा एग्जिस्ट किया गया कि जो है पेपर में बनाया गया। ठीक है, तो जब ऐसा डेटा ही नहीं है तो फिर क्या करूं? तो इसे कहते हैं फैब्रिकेशन। डेटा नहीं है, डेटा जनरेट नहीं किया गया, ओ सॉरी कलेक्ट नहीं किया गया, ऑब्जर्व नहीं किया, रियल ऑब्जर्वेशन नहीं है, फेक ऑब्जर्वेशंस हैं, और फेक ऑब्जर्वेशन को बना दिया गया। ठीक है, तो इसे बोलते हैं फैब्रिकेशन कर दिया, फैब्रिकेट कर दिया, बना दिया गया। ठीक है, चुरा लिया गया, बना दिया गया। ठीक है, और ये आप फाल्सिफिकेशन भी कर सकते हैं, फाल्स इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। कैसे इंफॉर्मेशन दे सकते हैं कि मैंने अभी अपने यहाँ योग कराया, ठीक है, और योग कराने के बाद में मुझे पता चला कि इसका इफेक्ट जो है स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस पे पड़ता है। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, बन गया डेटा, एक मैंने डेटा बना के जनरेट करके उसको पेपर को पब्लिश कराया। अब आपको एक रिसर्च पेपर चाहिए, आपने क्या किया, गए इंटरनेट पे और मेरा पेपर डाउनलोड किया। पेपर डाउनलोड करने के बाद में क्या किया कि जो मेरा रॉ डेटा पड़ा हुआ था, उस रॉ डेटा में आपने जाके थोड़ा थोड़ा मॉडिफिकेशन कर दिया, अल्टर कर दिया थोड़ा डेटा, और डेटा के बाद में मीन मीडियन फिर अलग अलग आ गया, और फिर आपने डेटा जाके प्रस्तुत कर दिया। तो उसे क्या कहेंगे? फाल्सिफिकेशन। आपने मेरे डेटा को मॉडिफाई करके और बताया कि देखो योग करने से इमोशनल इंटेलिजेंस भी बढ़ जाती है। आपने नाम बदला, आपने डेटा में थोड़ा परिवर्तन किया और लाके तब जमा कर दिया, सक्सेस हो गया, फाल्सिफिकेशन हो गया। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी चीजें होती हैं, बड़े स्केल पे होती हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि जब ये अब ऑनलाइन जब से ये चीजें आ गई हैं, ठीक है, जब से चीजें आ गई हैं तब से थोड़ा बहुत रुकावटें हो गई हैं। अदरवाइज पहले ऑफलाइन होता था, और आपको मैं बताऊंगा तो आप बिल्कुल वो हो जाएंगे कि क्या होता था कि जो बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज होते थे, जो बड़े बड़े लोगों को पीएचडी अवार्ड की जाती थी, वो क्या होता था, मान के लो कोई साउथ की पीएचडी उठा ली गई और यहाँ पर लिख दी गई, कोई किताब उठाई गई और यहाँ पर लिख दी गई। अब आपके पास कोई टूल तो है नहीं कि आप उसको वेरीफाई कर पाए। मेरे पास कोई 10 साल 20 साल 50 साल पुरानी किताब थी, मैंने दिखाया, उसको उठाया और लिख डाली पीएचडी और जमा कर दिया जा करके। पता लगता था एक ही टॉपिक पे सेम कंटेंट सेम चीज को लेकर 10-12 पीएचडी अवार्ड हो गई। ठीक है, क्यों, कैसे अवार्ड हो गई, कैसे पता लगाए, पता ही नहीं चल सकता, आप ढूंढते रहो, पता चल सकता है? नो सर, कोई आपके पास टूल ही नहीं आइडेंटिफाई करने का, कोई टूल नहीं था, क्योंकि ऑफलाइन पे सारी जो जानकारी थी। और आपको एक बताऊं, इसमें एक बहुत बड़ा एक घोटाला मैं आपको बताता हूँ, पीएचडी का घोटाला नहीं बताता हूँ, इससे मिलता जुलता घोटाला बताता हूँ। आप लोगों ने जो है 92 या 93 उसका नाम सुना, प्रतीक गांधी जी ने एक फिल्म बनाई थी, सुनी है? भाई किसी का माइक ऑन हो गया। अभी एक मूवी आई थी साउथ की, उसका नाम लकी भास्कर, देखिए? लकी भास्कर, यस ठीक है, चलिए, लेकिन देखा होगा तो ठीक है। लकी भास्कर देखा होगा। इसी तरीके से प्रतीक गांधी के स्कैम 1992 है शायद, ठीक है, और इसी तरीके से एक स्कैम था तुगलकी, हाँ ये तुगलकी ऐसे था, मुझे याद नहीं आ रहा। वो क्या करता था, स्टाम्प पेपर होता था, स्टाम्प पेपर जानते हैं ना सभी लोग? यस सर, स्टाम्प पेपर क्या होता है, गवर्नमेंट का एक पेपर होता है, गवर्नमेंट जनरेट करती है, और वो पैसे का होता है, 5 रुपए 10 रुपए 100 500 1000 10,000 20,000, लीगल पेपर माना जाता है। जैसे आप व्हाइट पेपर पे किसी चीज को लिखवाएंगे तो उतना वो लीगली नहीं माना जाएगा, लेकिन अगर आप स्टाम्प पेपर पे किसी को लिखवा देंगे तो वो चीज जो लिखी हुई वो लीगल मानी जाएगी, कानूनी रूप से एविडेंस मानी जाएगी। तो जब भी कोई चीज लेखा होता है, सरकारी लेखा होता है, जैसे जमीन का ट्रांसफर होना है, कोई और घर खरीद रहे हैं, इस तरह के जो परचेज होते हैं, जो चल संपत्तियां होती हैं, उनके जो परचेज होते हैं, उनके परचेजिंग में हमें क्या करना होता है, ये स्टाम्प पेपर लगाना होता है। और भी चीजें होती है, खासकर जो चीजें होती है। तो उसमें एक मुंबई का था, उसने क्या किया, कुछ समय स्टाम्प पेपर पे विशेषता ये होती थी कि एक 2-3 जगह से छपता था और छप करके पूरे भारत में जाता है, ठीक है, और वहीं से जमा हो जाता है। जमा होने के बाद आप जब लैंड परचेज करेंगे तो वहाँ ट्रेजरी होती है, ट्रेजरी से जाएंगे, पैसा जमा 100 रुपए में जमा करूंगा तो 100 रुपए का स्टाम्प पेपर मुझे मिल जाएगा, और मैं जाऊंगा वकील को दूंगा, अगर मुझे जमीन लिखवानी तो इस पे लिख करके जमा हो जाएगा। अब जितने 1000 रुपए की, लाख रुपए की जमीन होगी उसी हिसाब से स्टाम्प पेपर लगेगा, 1000 20,000 20,000 1 लाख 10 लाख, डिपेंड ऑन द
प्रॉपर्टी, ठीक है। तो मान के लो मैंने कोई जमीन खरीदी 1 करोड़ की, उसमें 1 लाख का स्टाम्प पेपर लगा, तो मैं गया और मैंने ट्रेजरी से 1 लाख रुपए का स्टाम्प पेपर खरीदा और ला करके क्या किया, उसने उस पे लिखवाया और लिखवा करके काम हो गया। अब ये होगा, जैसे ही लिख जाएगा स्टाम्प पेपर पे, लिखने के बाद जमीन ट्रांसफर हो जाएगी और ये सरकार के खजाने में जाकर के ये सरकार के रिकॉर्ड में लग जाएगा। ये तो लग गया। अब ये इसको वेरिफिकेशन करने का कोई माध्यम है? ये स्टाम्प पेपर सही है, राइट है या रॉन्ग, कैसे पता करेंगे? है माध्यम, क्योंकि हम ट्रेजरी से ले रहे हैं। हम कहाँ से ले रहे हैं? ट्रेजरी से ले रहे हैं। तो ट्रेजरी हमें अगर सही दे रहा है तो सही, क्योंकि ये एक बार लिख करके अब ये बक्से में रख जाएगा, अभी कभी नहीं खुलेगा। ये क्या है? जैसे शादी का लहंगा होता है ना, एक बार आप पहन लिया, बस रख दिया, फिर आपको जिंदगी में रखा ही रहना है, ठीक है। तो सेम टू सेम यहाँ पर एक बार ले लिया स्टाम्प पेपर, वो पैक हो जाएगा, बक्से में रख जाएगा, अब क्योंकि उसकी जरूरत नहीं। तो ये क्या हुआ कि उसने एक ऐसा मशीन, उसने क्या हुआ कि वो संपर्क में था और जहां से ये स्टाम्प पेपर छपता था वहां की पुरानी मशीन बेकार हो गई थी और वो बेची जा रही थी। उसने उस पुरानी मशीन को खरीदा और उसको सही करवा करके उसने बहुत सारे, कैसे कहते हैं, उसने उस समय लगभग 30 से 40 हजार करोड़ रुपए का स्टाम्प पेपर जो है क्या किया, छापा। और उस स्टाम्प पेपर को छाप के क्या करता था, ट्रेजरी पे पहुंचा देता था। ट्रेजरी, जैसे अब 3000 का स्टाम्प पेपर है तो तुम 2000 में ही ले लो, ठीक है। तो ट्रेजरी का व्यक्ति भी 2000 में ले रहा है, 1000 का उससे भी फायदा हो रहा है। अब ये लोकल स्टाम्प पेपर बेच रहा है जिसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। और वकील भी अब वेरिफिकेशन करने के लिए कोई टूल तो है नहीं। वो क्या हुआ कि उस पे लिखा गया और वहां जाकर के जमा हो गया सरकार के जमा। अब उसको कौन खोल के देखने वाला, सही है डुप्लीकेट है क्या? इस तरीके से लंबे समय तक वो स्टाम्प पेपर बेचता रहा और उसका कोई वेरिफिकेशन करने वाला नहीं था। फिर जाकर के जब पता चला तो इसे भारत का बहुत बड़ा स्कैम कहा जाता है। सेम टू सेम पीएचडी के साथ भी है, बहुत सारी ऐसे पीएचडी जमा है जो एक सेम टू सेम, इवन द कंटेंट सेम है उनका, लाइन टू लाइन सेम है, ठीक है। इसीलिए प्लेगरिज्म जैसी चीज है, अभी भी है, लेकिन अब टूल आ गए हैं, आप आसानी से पकड़े जा सकते हो। चलिए आज आते हैं कम्युनिकेशन पे। ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे जुड़े हुए जो चीजें हैं इसमें काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कम्युनिकेशन पीएचडी से रिलेटेड भी क्वेश्चन उसमें आ जाएंगे, रिसर्च कम्युनिकेशन से भी आ जाएंगे, क्लासरूम कम्युनिकेशन से भी आ जाएंगे। इसमें कुछ क्वेश्चन आपके आईसीटी से जुड़े हुए भी आ जाएंगे। तो ये कम्युनिकेशन जो है एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। कम्युनिकेशन जिसे हम हिंदी में संचार कहते हैं। संचार क्यों जरूरी है? इसलिए जरूरी है क्योंकि ये हमारी क्या है, इट इज नेचुरल एक्टिविटी ऑफ ह्यूमन बीइंग टू कन्वे ओपिनियन, फीलिंग, इंफॉर्मेशन थ्रू वर्ड, बॉडी लैंग्वेज और साइन, ठीक है। हम मनुष्य हैं, मनुष्य के अंदर क्या है, चिंतन करने की एबिलिटी, वी हैव द एबिलिटी टू थिंक, वी हैव द एबिलिटी टू स्पीक इन अ लैंग्वेज। हमारे पास ही वो चीज है जिससे हम क्या कर सकते हैं, भाषा का इस्तेमाल करके बोल सकते हैं। अन्य जानवर, अन्य कोई लोगों के पास ये नहीं। अन्य जानवर क्या करते हैं, उनके पास भाषा नहीं, वो बोलते तो हैं लेकिन वो स्पेसिफिक साउंड का इस्तेमाल करते हैं, वॉइस, स्पीच अलग अलग। लेकिन ह्यूमन बीइंग हैव द एबिलिटी टू कन्वे देयर फीलिंग्स, ओपिनियन एंड अदर इंफॉर्मेशन थ्रू द लैंग्वेज। लैंग्वेज मीन्स ओरल हो सकता है या रिटन हो सकता है, बोल करके हो सकता है या लिख करके भी हो सकता है। ये और किसी के पास नहीं है, पूरे जितने भी स्पीसीज है उसमें सबसे टॉप पे ह्यूमन है और ह्यूमन के पास ये एबिलिटी। हम बोल सकते हैं, हम लिख सकते हैं और उससे क्या कर सकते हैं, हमारे मन में क्या चल रहा है, हमारी फीलिंग क्या, हमारे थॉट्स क्या, हमारे आइडियाज क्या हैं, व्हाटएवर यू हैव द यू कैन शेयर विथ योर colleague, you can share your friends, family, whatever you want, ठीक है। अब इसमें और भी चीजें, जैसे वर्बल है, वर्बल हम सिर्फ करते हैं वर्बल में जिसमें भाषा का उपयोग करते हैं, और कुछ भी चीजें होती है नॉन वर्बल भी होती है जिसमें हम भाषा का उपयोग नहीं करते, लाइक एनिमल। जैसे एनिमल कैसे शेयर करता है, एनिमल अगर आपको कुछ कहना चाहता है, वांट टू शो समथिंग, देयर फीलिंग, वांट टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग, दैट टाइम ही डू, वो डिफरेंट टाइप की क्या करेगा, आवाज निकाल सकता है, वो पोस्चर डिफरेंट टाइप के बना सकता है, वो और भी ऐसी चीजों को टच कर सकता है, वो ऐसे कई सारे एक्सप्रेशन आपके सामने प्रस्तुत करेगा जिससे आपको वो अपनी चीजें बता सके। लेकिन एक चीज ये होती है, उसकी जो चीजें होती हैं वो जो नॉन वर्बल होती है, जिसमें भाषा का उपयोग नहीं हो रहा है। ऐसे में प्रॉब्लम ये आती है कि जैसे जानवर हमें कुछ बताना चाहता है, भाषा का उपयोग तो नहीं कर पा रहा है लेकिन बताना चाह रहा है, अपनी चीजों को, फीलिंग को एक्सप्रेस कर पा रहा है। दैट टाइम इफ यू नो द लैंग्वेज ऑफ दैट पर्टिकुलर एनिमल यू कैन अंडरस्टैंड, बट इफ यू डोंट नो व्हाट द एनिमल वांट टू से, दैट यू आर नॉट फैमिलियर विद पर्टिकुलर एक्सप्रेशन, तो क्या होगा, फिर आपको पता नहीं चलेगा वो क्या कहना चाहता है। हो सकता है कि वो आपको प्यार दिखा रहा हो और आपको लग रहा हो कि मुझे काटने के लिए आ रहा है, ठीक है। तो जो वर्बल कम्युनिकेशन होता है जिसमें भाषा का उपयोग करता है उससे क्लियरिटी ज्यादा रहती है, और जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है उसमें क्लियरिटी कम रहती है कि क्या सामने वाला क्या कह रहा है, कहना क्या चाह रहा है,
ठीक है। लेकिन कहा जाता है कि अभी हम आगे बढ़ेंगे, अगर वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हो, तो दोनों में अगर हमें ये आइडेंटिफाई करना हो कि जो वर्बल कम्युनिकेशन हो रहा है, जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हो रहा है, इनमें से सच्चाई किसमें छिपी है, रियलिटी किसमें छिपी है, तो किस पे होगी? नॉन वर्बल। यस, जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है, ये हमारे एक्सप्रेशन से, हमारे अन्य जो टाइप है बॉडी लैंग्वेज साइन से हम एक्सप्रेस करते हैं। तो इसके लिए मात्र शब्द नहीं है, शब्द तो आप बना करके बोल सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको बॉडी उस प्रकार से क्या करनी पड़ेगी, एक्सप्रेस करनी पड़ेगी। और अगर आप बॉडी उस प्रकार से रेडी नहीं है, अंदर से आप बहुत दुखी हैं, तो आप कितना भी खुश होने की कोशिश करेंगे, आपकी बॉडी एक्सप्रेस कर ही देगी, ठीक है, आप बता ही देगी। आप वर्बली क्लियर कर सकते हैं कि नॉन वर्बल की बात है, तो आप सच्चाई इसलिए कहते हैं कि जब भी हमें आइडेंटिफाई करना हो कि समवन इज टॉकिंग द राइट थिंग और रॉन्ग थिंग, तो क्या करना है, वी हैव टू परसीव देयर एक्सप्रेशन आल्सो। हमको देखना पड़ेगा कि ये सामने वाला क्या उसी तरह के एक्सप्रेशन कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर नहीं कर रहा है तो यू शुड बी रेडी, यू शुड बी, जो है क्या करना है, केयरफुल, तुरंत हो जाइए, सावधान हो जाइए कि कुछ गड़बड़ है। तो चलिए आगे आते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया था, जो कम्युनिकेशन वर्ड कहाँ से लिया गया है, तो लैटिन वर्ड कम्युनिस से लिया गया है, जिसका मतलब होता है कम्युनिकेट से लिया गया है, जिसका मतलब होता है टू कॉमन। कॉमन का मतलब सामान्य करना। सामान्य मीन्स कोई चीज स्पेसिफिक है, क्या है, स्पेशल है, ठीक है। तो स्पेशल में क्या होता है, स्पेशल मतलब कोई चीज विशेष, कोई चीज विशेष आप तक सीमित। अगर कोई चीज मेरे तक सीमित है तो वो विशेष है, लेकिन वो चीज मैं अपने साथ किसी अन्य को भी बता देता हूँ, तो क्या हो जाएगी, अब क्या हो जाएगी भाई, स्पेसिफिक नहीं रही, अब कॉमन हो गई। जैसे आपने देखा सरकार के पास कोई इंफॉर्मेशन है, सरकार ने उसको वेबसाइट पे डाल दिया, तो कहते नहीं अब इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में आ गई है। इंफॉर्मेशन क्या है, कॉमन है, हर किसी को मालूम है, ठीक है, क्या है, हर किसी को मालूम। तो यहाँ कम्युनिकेशन का मतलब है, जब तक हमारे पास सूचना है तब तक विशेष है। विशेष इसलिए हो क्योंकि कोई नहीं जानता हो। जैसे कहते नहीं मुट्ठी बंद है, तो क्या है, विशेष। मुट्ठी अगर अपनी बंद है तो क्या है, विशेष है नहीं, और मुट्ठी खोल दी आपने तो कॉमन हो गया, सबको दिख गया, सबको पता चल गया। इसलिए कहा जाता है कि मुट्ठी बंद कर रखी है, मतलब अपने आप को अगर जरूरत नहीं है तो बिना मतलब मत खोलिए, नहीं तो जानकारी सब ओपन हो जाएगी। आप मुट्ठी खोल दे रहे, ठीक है, तो फिर दिक्कत हो रही। जहां जरूरत है वहां पर आपको मैनिफेस्ट करना है, जहां जरूरत नहीं वहां मैनिफेस्ट करने से कोई फायदा नहीं, ठीक है। It is system of telling, listening and understanding. Communication not only to related to only expression of the feeling, but it is also related to listening and understanding. हम इसमें केवल बोलते नहीं, सुनते भी हैं सामने वाले को, और ना केवल सुनते हैं बल्कि उसको समझने का भी प्रयास करते हैं। तीन चीजें, सुनना, देखो यहाँ पर क्या है, अगर हम कम्युनिकेशन को कहें तो मान लो कि एक तो ये प्रोसेस हो गई, सामने वाले ने बताया। अब दूसरी प्रोसेस क्या कि आपने उसको सुना, ठीक है, बी प्रोसेस हो गई। और तीसरी प्रोसेस क्या हो गई, सी, आपने उसको समझा। तो पहले तो बोलना, सुनना और समझना, तीन चीजें होती हैं। तो अगर आप समझ नहीं रहे हो तब भी कम्युनिकेशन नहीं कहलाएगा पूरा। कम्युनिकेशन के लिए क्या है, समझना भी एक लास्ट स्टेज होती है, क्योंकि मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी और आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंची, तो आपने क्या किया, उस इन्फॉर्मेशन को डिकोड किया। मैंने इनकोड किया, आपने डिकोड किया। अब जरूरत किसकी है, अंडरस्टैंडिंग की, ठीक है। मैंने आपको एक इन्फॉर्मेशन भेजी और पिक्चर के रूप में भेजी, ठीक है, कोई पिक्चर भेजी, कोई पिक भेजी। अब पिक भेज करने की क्या बात है, आपने उसको देखा। पिक कैसे देखेंगे आप, आपके पास वो मोबाइल फोन होना चाहिए, एंड्रॉइड हो तभी आप देख पाएंगे। अगर वो मोबाइल फोन एंड्रॉइड हो या आईफोन हो, वो उसमें ये कैपेसिटी हो या उस ये फीचर हो कि वो आपको कोई पिक्चर भेजी जा रही है तो उसको दिखा दे, तो आपने उसको डिकोड कर लिया, आपने देखा। लेकिन अगर उस पिक्चर को देख करके आप समझ नहीं पाए तो क्या होगा, कम्युनिकेशन पूरा होगा, ब्रेक हो जाएगा। हाँ, कम्युनिकेशन ब्रेक, अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही, समझ नहीं पाए आप। कम्युनिकेशन तो हुआ बट लैकिंग ऑफ अंडरस्टैंडिंग, तो अंडरस्टैंडिंग भी होना जरूरी है, ठीक है। तो जब भी हम किसी से बातचीत करते हैं, कोई चीज एक्सप्रेस करते हैं, तो द एसेंशियल पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन इट शुड बी वेरी क्लियर समवन इज अंडरस्टैंडिंग टू यू और नॉट, ठीक है। आपको देखना चाहिए, आपको समझना चाहिए। क्या होता है हमारे साथ दिक्कत होती है कि हम बातें तो एक्सप्रेस कर देते हैं लेकिन सामने वाला उसको समझ नहीं पाता, फिर दिक्कत बहुत बड़ी आ जाती है। और बेसिकली इन द क्लासरूम इट इज वेरी एसेंशियल टू द टीचर टू जो है काइंडली आइडेंटिफाई द स्टूडेंट हु आर अंडरस्टैंडिंग योर थॉट और नॉट, ठीक है। ऐसा ना हो मैं बोलता चला गया और सामने वाला समझ ही नहीं पाया, फिर क्या होगा, वो आपके रिजल्ट में एक्सप्रेस कर देगा, बता देगा कि नहीं आया, ऐसे रिजल्ट आपको आ जाएगा। कम्युनिकेशन का मतलब होता है टू शेयर, इसको कई सारे तो शेयर, इम्पार्ट, ट्रांसमिट, टू मेक कॉमन,
दूसरे को देना, बांटना, ट्रांसमिट करना यूजिंग टेक्नोलॉजी, ठीक है, तो मेक कॉमन करना, सबको बताना फ्रॉम वेरियस टूल्स लाइक मैगजीन है, न्यूज़पेपर है, टीवी है, और भी कई सारे माध्यम का उपयोग करके। क्वेश्चन पूछा जाता है नेचर ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, तो कम्युनिकेशन इज डायनामिक एंड यूनिवर्सल प्रोसेस, ये एक डायनामिक प्रोसेस है कम्युनिकेशन। डायनामिक प्रोसेस से हमेशा एक ही जैसी नहीं चलती है। आप जब किसी से बातचीत करते हैं तो कैसा होता है बातचीत, कोई स्टैटिक होता है क्या कि जैसा बोल रहे हैं वैसे ही बोलते चले जाते हैं? चेंज होता है, डायनामिक होता है। आप देखते हैं, आप कोई चीज बोल रहे थे, आपने देखा, फिर अचानक देखा ये तो गुस्से में, आप तुरंत बदल देते हैं स्टेटमेंट, ठीक है। अब हम तुरंत चेंज कर देते हैं, बहुत डायनामिक होता है। हम प्री डिसाइडेड नहीं होते हैं कि हम यही जाएंगे। आपने देखा होगा कभी कभी हम सोच के जाते हैं हम यही बोलेंगे, और वहां जाकर के हम तुरंत बदल जाते हैं, अरे तो या रट के जाते हैं तो बदल जाते हैं। तो डायनामिक है, ये डिपेंड करता है ऑन द सिचुएशन, डिपेंड करता है कि व्यक्ति कैसा है सामने वाला और सिचुएशन कैसी है, तो आप वैसे ही बोलते हैं। यूनिवर्सल प्रोसेस है, कोई ये एक ऐसी चीज नहीं है कि हम ही इंसानी कम्युनिकेशन करते हैं। कम्युनिकेशन तो ऐसा पता चला है कि जो एलिमेंट्स होते हैं वो भी कम्युनिकेट करते हैं, एक दूसरे से करते हैं। यस सर। जैसे आप कार्बन, वो H2 है नहीं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के ऑक्साइड मिला दोगे तो पानी बन जाएगा। तो एक तरह से वो क्या किया उन्होंने, केमिकल रिएक्शन किया, कम्युनिकेशन किया एक तरह से। इसी तरीके से जो है पदार्थ है, जो भौतिक पदार्थ के साथ साथ जो इनमें लिविंग बींग्स हैं, जैसे जानवर हैं, जैसे पेड़ पौधे हैं, ये सब कम्युनिकेट करते हैं, हम सभी कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। तो यूनिवर्सल है, केवल ह्यूमन तक सीमित नहीं है, न केवल इंडिया तक सीमित है। सिस्टमैटिक प्रोसेस है, ये सिस्टमैटिक प्रोसेस है क्यों? कम्युनिकेशन का सिस्टम ऑफ प्रोसेस। यहाँ पर अगर हमें किसी चीज को एक्सप्रेस करना है तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए हमें भाषा आनी चाहिए, और भाषा भी क्या आनी चाहिए? भाषा के लिए आपने सिस्टम पढ़ा होगा। भाषा क्या है? मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है। लेकिन भाषा भी क्या होती है? एक सिस्टमैटिक तरीके से होती है। जैसे इंग्लिश बोलना है, हिंदी बोलना है, तो इंग्लिश में वर्णमाला है, अल्फाबेट्स हैं, फिर उसके ग्रामर्स है। इसी तरह से हिंदी में भी वर्णमाला है, उसकी बोलने की ग्रामर है। हर भाषा के अंदर बोलने का एक तरीका है। अगर उस तरीके को आप नहीं अपनाओगे तो क्या होगा? आप अपनी बात को नहीं रख पाओगे। वो व्यक्ति है, वो जाति है, वो जाता है, वो खाया, उसने खाया, उसने क्या खाया नहीं बताया, ठीक है। तो बहुत सारे शब्द होते हैं जिनमें हम फीमेल, बच्चों के लिए और बड़ों के लिए हम अलग अलग तरीके से उसका इस्तेमाल करते हैं। तो हमें यहाँ पर ये देखना होता है कि जिस भाषा का हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो सिस्टमैटिक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे इट इज ए सिस्टमैटिक प्रोसेस, इट इज ए प्रोसेस ऑफ सिस्टमैटिक, आप इसको लिख देंगे तो ये गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। इट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, हमेशा चलती रहती है। हम अपनी चीजों को एक्सप्रेस करते रहते हैं किसी न किसी माध्यम से, ठीक है। कम्युनिकेशन इज द ट्रांसफर ऑफ ह्यूमन फीलिंग एंड ओपिनियन बिटवीन ईच अदर, एक दूसरे से हम अपनी फीलिंग को ट्रांसफर करते हैं, आइडियाज को, ठीक है। तो लैंग्वेज एंड साइन यूज इन द कम्युनिकेशन, बहुत लैंग्वेज एंड साइन, लेकिन भाषा और चिन्ह का उपयोग किया जाता है कम्युनिकेशन में। केवल भाषा और चिन्ह का उपयोग नहीं किया जाता, और भी ऐसी कई सारी चीजें हैं जिनका हम उपयोग अपने संचार करने में करते हैं, ठीक है। अब आता है एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। संचार जब करते हैं तो संचार करने के कुछ तत्व होते हैं जो इसेंशियल पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं। सबसे पहला है जो कम्युनिकेशन है वो संचारक है, जिसे हम कम्युनिकेटर भी बोलते हैं, सेंडर भी बोलते हैं, सोर्स भी बोलते हैं, इनकोडर भी बोलते हैं, किसी भी नाम से आप जान सकते हैं। दूसरा है मैसेज, कम्युनिकेटर ने क्या संदेश दिया। तीसरा है मीडियम, कौन से माध्यम का उपयोग किया, फेस टू फेस है या किसी अन्य चैनल का उपयोग कर रहा है। चौथे नंबर पे आता है कि कम्युनिकेटिव, यानी जिसके लिए संचार किया गया है उसे रिसीवर भी कहते हैं, ऑडियंस भी कहते हैं, डिकोडर भी कहते हैं। और लास्ट वाला आता है फीडबैक, ठीक है। क्या प्रभाव पड़ा, तो जो मैं आपको ऊपर बता रहा था, जैसे मैं अभी कुछ कह रहा हूँ तो मैं क्या हो जाऊंगा, मैं कम्युनिकेटर हूँ, ठीक है। टीचर क्या है, कम्युनिकेटर की तरह से है, वो आपको बता रहा है, कम्युनिकेटर। मैं सेंडर भी हूँ, मैं इस इंफॉर्मेशन को आप तक पहुंचाऊं। मैं ही सोर्स हूँ, जो आप तक सूचना पहुंच रही है वो कहाँ से आ रही है, मेरे से आ रही है, मैं जनरेट कर रहा हूँ उनको। और मैं इनकोडर भी हूँ। इनकोडर क्यों हूँ? मैं अपनी इंफॉर्मेशन को, ऑल द इंफॉर्मेशन आई एम सेंडिंग टू यू, आई हैव इनकोडेड इनटू लैंग्वेजेस। कौन सी लैंग्वेज? रिटन में है और ओरल में। रिटन में भी क्या, इंग्लिश में लिखा हुआ और हिंदी में लिखा हुआ है, और मैं जो बाइलिंगुअल लैंग्वेज का उपयोग कर रहा हूँ, तो मैंने अपनी भाषा हिंदी और इंग्लिश में इनकोड कर रखी। अगर आपको हिंदी और इंग्लिश दो चीजें आती हैं, भाषा आती है, तभी आप मेरी चीज को समझ पाएंगे। और अगर आपको हिंदी इंग्लिश नहीं आती है तो आप बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। आपको भाषा की जानकारी भी होनी चाहिए। तो भाषा का एक मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन है, तो वो क्या होता है, हम हर किसी चीज को एक भाषा में इनकोड कर देते हैं, पिक्चर में इनकोड कर देते हैं, ठीक है। जानकारी को इनकोड कई तरीके से की जा सकती है, नहीं कोई जरूरी नहीं है। आपने देखा होगा कोई ऐसे मान लो ऐसे मैंने ब्रैकेट बना दिया, या आपने देखा होगा आप बाहर मार्केट में जाते हैं तो मार्केट में साइन बने होते हैं, ठीक है, से डायरेक्शन बना हुआ है,
ठीक है। तो डायरेक्शन का मतलब ये क्या है, डायरेक्शन बता रहा है कि इधर को जाना है। तो ये आपने देखा होगा रेड लाइट, ग्रीन लाइट और येलो लाइट जलती है, तो ये सबका इनकोड है। रेड लाइट का मतलब रुक जाओ, लिखा है क्या कहीं पर वहां पर कि रेड लाइट का मतलब रुकना है? नहीं लिखा ना, लिखा नहीं, आप देख नहीं सकते, बट क्या उसका मीनिंग ये, उसका हम ऐसे समाज में रहते हैं, उस समाज में हमें सोशलाइजेशन किया गया है, स्कूल के माध्यम से हमें सिखाया गया है कि रेड का मतलब होता है रुकना, रेड का मतलब होता है खतरा। तो ये एक रुकने का संकेत है, ये एक अलर्टनेस का संकेत है, तो हमें रुक जाना चाहिए, हमें देखना चाहिए। उसको अगर हम इनकोड कर दिया गया है तो हमें रेड का मतलब पता चल जा रहा है, हम लोग जा रहे हैं। तो हम अपनी चीज को किसी न किसी भाषा में, किसी न किसी माध्यम से इनकोड कर देते हैं, और इनकोड करके फिर क्या करते हैं, हम क्या इनकोड करें, अपने मैसेज को इनकोड करें, जो भी हम कहना चाहते हैं। जैसे यहाँ कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो कम्युनिकेशन का जो मैटर है उसको इंग्लिश में इनकोड कर दिया गया है। चैनल का उपयोग करें, इस समय हम ऑनलाइन चैनल है, हम किसी तकनीकी के माध्यम से जुड़े हुए हैं, हम डायरेक्ट फेस टू फेस नहीं कर रहे हैं, हम माध्यम से मीडियम हम उपयोग करें, तकनीकी का इस्तेमाल करें। आप लोग क्या हैं, आप ऑडियंस हैं, आप रिसीवर हैं, आप कम्युनिकेटिंग और डिकोडर हैं। जो मेरी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच रही है, अगर आपको भाषा की जानकारी नहीं होती, आपके पास मोबाइल फोन नहीं होता, तो जो चीज बताई जा रही है, दिखाई जा रही है, आप उसको कहीं से भी नहीं देख सकते। और चौथी चीज, पांचवी चीज क्या है, इफेक्ट या फीडबैक कहेंगे, कि मैं आप तक सूचनाएं जो पहुंचा रहा हूँ, उसको पहुंचने के बाद आप उसको कितना समझ पाए। अगर उसको आप समझ गए तो ये मेरा कम्युनिकेशन इफेक्टिव है, नहीं समझ पाए तो इफेक्टिव नहीं। ठीक है, इसे कहते हैं आगे फीडबैक भी कहते हैं। जब आप सुनते हैं, जैसे मैं आपसे पूछता हूँ क्लियर हो गया, आगे बढ़े, तो आप कहते हैं हाँ क्लियर हो गया, तो मुझे क्लियर मिल जाता है कि फीडबैक मतलब जो मैं कहना चाह रहा था वो सूचना सामने वाले तक पहुंच गई। तो इसे बोलते हैं हम एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो ये 5 चीजें होना जरूरी है। अभी हम जब भी आगे चर्चा करेंगे तो ये पांचों एलिमेंट बार बार रिपीट होकर के आएंगे, और ये क्वेश्चन भी अगर आपसे पूछा जा सकता है तो इसी तरीके से क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाएगा कि कितने एलिमेंट्स होते हैं, तो आप बताएंगे 5 एलिमेंट्स हैं और 5। ठीक है, तो ये 5 एलिमेंट्स से काम आते हैं हमारे किसी भी कम्युनिकेशन। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन कितने प्रकार के होते हैं? कम्युनिकेशन बहुत सारे प्रकार के होते हैं, 4 भागों में बांटा गया है। पहला भाग क्या है, इंट्रापर्सनल, इंटरपर्सनल और ग्रुप कम्युनिकेशन और मास कम्युनिकेशन। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखते हैं पहला इंट्रा, हाँ मैं हर बार एक लिखना भूल जाता हूँ, ये 5 प्रकार के हैं वास्तव में। एक होता है ट्रांसपर्सनल। क्या होता है? ट्रांसपर्सनल। ट्रांसपर्सनल होता है। ट्रांसपर्सनल मतलब होता है कि जब हम क्या करते हैं कि हम अपने एंसेस्टर से बात करते हैं। पूर्वजों से कभी आपने बात किया है? ईश्वर कहना चाह रहे हैं आप, ईश्वर जिसको भी आप मांगते हाँ, हैं। पूर्वज मतलब वही हम ईश्वर, हम जिसे बताते हैं, किस कोई भी हो सकता है, हमारा इष्ट हो सकता है, हमारे ईश्वर हो सकते हैं, हम जिसे भी मानते हैं, जो इस समय भौतिक रूप से हम या शरीर के रूप माध्यम से आपके सामने उपस्थित नहीं है। ठीक है, जो क्या है, शरीर के रूप में नहीं है, जो वो है, आप किसी अन्य चीज के रूप में उन्हें वो याद कर रहे हैं। ठीक है, तो वो यहाँ नहीं है, वो हैं, आप ये मानते हैं कि समवन इज देयर बट नॉट इन द फिजिकल फॉर्म। तो आप उनके लिए प्रेयर करते हैं, आप उनसे कुछ मांगते हैं, आप परेशान होते हैं, ईश्वर से कहते हैं मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया। आपको कुछ मिलता है तो आप थैंक्स बोलते हैं। तो या आपके मम्मी पापा, बहुत सारे लोग ऐसी स्टेज में होते हैं किसी कारणवश, दुर्भाग्यवश मम्मी पापा नहीं, तो हम उनको याद करते हैं। भाई बहन है और भी कई सारे जो लोग होते हैं, दादा दादी, नाना नानी, हम लोग उनको याद करते हैं जिनको उनका प्रेम मिला होता है। तो जब याद करते हैं तो ये क्या, हम एक तरह से उनसे कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं। तो ये कम्युनिकेशन कैसा है, ईश्वर से कम्युनिकेशन। आपने देखा होगा जो धर्म गुरु होते हैं वो किससे कम्युनिकेशन करते हैं? वो मूवी नहीं आई थी पीके, तो पीके मूवी में जो कम्युनिकेशन दिखाया गया कैसा कम्युनिकेशन है? ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन। आप भी जाते हैं, हम सभी जाते हैं, हम सभी करते हैं ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन। हम पर डे करते हैं, ईश्वर की प्रार्थना करते हैं, वो ईश्वर की प्रार्थना हमारा ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन है। हम उनको अपनी बात पहुंचाने का प्रयास करते हैं, उसके लिए कई सारे माध्यम है। हम घर में बैठ करके मंदिर के सामने, बाहर मंदिर के सामने, या हम कहीं भी प्रेयर करते हैं। प्रेयर इज द मीडियम ऑफ टू कम्युनिकेट अवर एंसेस्टर्स। ठीक है, तो हमसे बातें करते हैं, उनको बताते हैं, चीजें करते हैं। ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन होता है। वी बिलीव दैट दे आर इन डिफरेंट फॉर्म, दे आर एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म। कोई मंदिर में भगवान के बैठा है, कोई डॉक्टर के रूप में बैठा है, कोई एक वकील के रूप में बैठा है, जिससे हमें एडवांटेज होता है, जो हमें बचाता है, जो हमें लाभ पहुंचाता है, उसे हम भगवान ही मानते हैं। भगवान का मतलब ये होता है ना, जो आपको भगवान का मतलब क्या है? काहे ना ले आए तो तू पुलवेस तू मौसी ले बतियालो। भगवान का मतलब क्या है? भगवान का मतलब है देने वाला, डिवाइन। ठीक है, भगवान का मतलब क्या है? जो डिवाइन है। डिवाइन का मतलब है
जो आपके लिए परोपकार की भावना रखता है, जो आपके लिए अच्छे की भावना रखता है, वो कोई मनुष्य का रूप भी हो सकता है, जो आपके अच्छे के लिए, आप रोड पे जा रहे थे, आपका सहायता कर दिया, आपकी जरूरत पे फाइनेंशियल सहायता कर दिया, आपको जरूरत पड़ी ब्लड दे दिया, आपको जरूरत पड़ने आपकी सहायता कर रहा है, तो सहायता जो कर रहा है वो है कौन? वो जो बीइंग द फॉर्म ऑफ द गॉड, ठीक है, जो आपकी जरूरत पड़ने पे आपके पास खड़ा है, ठीक है। अब भले आप उसे मानिए ना मानिए, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास आता है एक इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। इंट्रापर्सनल क्या होता है? अभी तक हम तो ईश्वर से बात कर रहे थे, लेकिन कभी कभी क्या होता है, हम लोग खुद से भी बातें करते हैं। जी सर। एक होता है प्राइवेट स्पीच, एक होता है पब्लिक स्पीच, ठीक है। प्राइवेट स्पीच, प्राइवेट कहते हैं एकांत, शांत, एकांत में बात करना, प्राइवेट करनी, प्राइवेट बात करनी, हैव इट 2 मिनट्स, ठीक है। तो हैव ए टॉक आप कहते हैं और चलते हैं, बातचीत करते हैं। तो आप बातचीत करने जाते हैं, तो उसे कहते हैं किसी व्यक्ति से बातचीत कर रहे होते हैं, ठीक है, आप कह रहे होते हैं। लेकिन बातचीत करने से पहले आपने देखा होगा, आप खुद से भी बातचीत करते हैं। जी सर। हम रोज बातचीत करते हैं, कुछ हमें कोई डिसीजन लेना होता है तो हम सोचते हैं, खुद से बातचीत करते हैं। और इस रूप में आपने देखा होगा बच्चों को, कभी देखा है? यस सर। यस सर। यस सर। अपने से बातचीत करते रहते हैं दिन भर, ठीक है, वो बैठे हुए हैं और बातचीत कर रहे हैं, ठीक है, गुड़िया गुड्डा कोई नहीं है, बस बातचीत कर रहे हैं। तो जो बातचीत कर रहे होते हैं उन्हें हम कहते हैं, क्या कहते हैं? कम्युनिकेशन, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, अंतर व्यक्ति संचार, और खुद से बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जो खुद से बात कर रहा होता है, तो वो क्या होता है, उसे हम प्राइवेट स्पीच कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राइवेट स्पीच, ठीक है, खुद से बात करना, ठीक है। तो यहाँ लेकिन अब 2 तरह की बातचीत है, पब्लिक स्पीच भी होता है, प्राइवेट। लेकिन आपने देखा होगा कि छोटा बच्चा तो बात करता है तो हम लोग सुन लेते हैं, लेकिन जब हम बातचीत करते हैं तो क्या कोई सुनता है? नहीं। क्यों नहीं सुनता? मन में बात हुई थी। खुद से पागल है। क्या चीज है? मन में बात करते हैं। जब हम छोटे होते हैं तो हमको ये फर्क नहीं पड़ता कि कौन सुन रहा है, कौन नहीं सुन रहा है, क्या सोचेगा, क्या नहीं सोचेगा, ठीक है। हमें ये जो हमारा रिस्पेक्ट आत्म होता है, आत्म जिसे हम ईगो भी कहते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमें कौन सुन रहा है, सुनता है सुन लेने दो, हमें नहीं पड़ता वो मेरे बारे में क्या कैसा परसेप्शन क्रिएट करेगा, मुझे नहीं मालूम। मुझे ये भी नहीं मालूम होता है कि दूसरा मेरे बारे में सोचता भी है, ठीक है, हमारे बारे में राय भी रखता है। छोटे बच्चे को ये मालूम ही नहीं होता, तुमको जो सोचना है तुम सोचो, ये हमारा हेडेक नहीं है, आपका हेडेक है। इसलिए वो क्या करता है, वो बोल बोल के बातें करता है। लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं और हम ये सोचते हैं कि जो हम बातचीत करें या जो हमारा उठना बैठना बोलना है, ये दूसरा व्यक्ति सोचता है, और उस सोचने के बाद में वो मेरे लिए परसेप्शन क्रिएट करता है, उसी से मेरी पहचान बनाता है, तब हम क्या करते हैं, हम शांत हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? शांत हो जाते हैं। प्राइवेट हमारी वही स्पीच, सेम स्पीच हमारी प्राइवेट स्पीच होता है। हम मौन बातचीत तो करते हैं, लेकिन हम सबके सामने नहीं करते हैं, सबके सामने मन से बातचीत करते हैं, मन में समझ रहे हो? कोई आपके सामने आके मिला, हाय हेलो किया और बहुत खराब है व्यक्ति, तो आप मन ही मन उसे कहते हो, बदतमीज आदमी कहाँ से आ गया है, ठीक है, दिखने में तो ऐसा लग रहा है और अंदर से तो ऐसा है। आप बातचीत कर रहे हो, अंदर बैठे हुए हो, लेकिन आपके अंदर कुछ और चल रहा है, ठीक है। तो जो संचार है वो इंट्रापर्सनल लेवल का कम्युनिकेशन है, जो खुद से कर रहे हो आप, और खुद से ही सारी चीजें डिसाइड कर रहे हो, ठीक है। तो ये हम पर डे करते हैं। बस अंतर क्या है कि छोटा बच्चा उसको सब लोग सुनते हैं, और जो बड़े हो जाते हैं तो चीजें हमारी धीरे धीरे छुप जाती हैं, लेकिन बंद नहीं। दूसरा होता है इंटरपर्सनल। अब हम भगवान से निकले, अपने तक आए, अपने से निकले व्यक्तियों तक आए। जब हम खुद से हट के किसी अन्य व्यक्ति से बात करते हैं, कोई और भी मिल गया हमारे सामने बातचीत करने का, तो उसे कहते हैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। अब हम किसी और से बातचीत कर रहे हैं, अपनी बातें किसी और को समझा रहे हैं, किसी और की बातें सुन रहे हैं, दिस इज कॉल्ड इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। यहाँ 1 से 2 व्यक्ति होना जरूरी है, मतलब आप अकेले नहीं बल्कि एक व्यक्ति अन्य का भी होना जरूरी है, तो इसे कहते हैं हम। लेकिन वही जब 2 व्यक्तियों से संख्या बढ़ करके 3 हो जाती है तो उसे कहते हैं समूह बन गया। अब हम जो बात करते हैं तो 2 व्यक्ति नहीं बल्कि 3 व्यक्ति हैं, तो 3 व्यक्ति 3 से ज्यादा है, 3 है या 3 से ज्यादा है, तब उसे कहेंगे ग्रुप कम्युनिकेशन, समूह संचार। समूह में दिक्कत, समूह की पहचान कैसे होगी?
समूह में जो होता है वो एक उद्देश्य होता है। जैसे आप 4 लोग, 10 लोग, 20, आप कहीं मार्केट में गए, वहां 50 लोग हैं, तो क्या 50 लोग समूह नहीं? समूह उसे कहेंगे जो एक उद्देश्य के लिए निकले। आप 4 लोग निकले हैं और चारों लोग कपड़े खरीदने जा रहे हैं, हो सकता है अलग अलग परचेजिंग करनी हो, लेकिन आप चारों दोस्त हैं और किसी उद्देश्य से जा रहे हैं। उद्देश्य कॉमन क्या है कि परचेजिंग करनी। ठीक है, तो यहाँ क्या है कि ग्रुप का एक तो उद्देश्य होता है और दूसरी ग्रुप के अंदर जो सदस्य होते हैं उनको आपस में एक दूसरे की जानकारी भी होती है। ठीक है, तो उसे ग्रुप कहते हैं। जहां पर आप 4 लोग हो, 10 लोग हो, 20 लोग हो, लेकिन एक दूसरे के बारे में कोई जानकारी नहीं, मतलब आपके साथ 20 लोग चल रहे हैं, लेकिन आपको ये मालूम नहीं कि 20 है कि 19 है कि 18 है कि 15 है, कहाँ जा रहे हैं, किस उद्देश्य से जा रहे हैं, तो ग्रुप नहीं कहलाता। ग्रुप कॉमन एम्स होते हैं, तो वो ग्रुप स्मॉल भी हो सकता है, लार्ज भी हो सकता है, 8, 10, 15, 20 लोगों का भी हो सकता है, 1500 का लोगों का भी हो सकता है, तो उसे कहते हैं हम समूह संचार। ठीक है, एक होता है मास कम्युनिकेशन, ऐसा संचार जो हम मास लेवल पे करते हैं, जो हम जन संचार जिसे करते हैं, जनता से करते हैं। अब यहाँ पर जो जनता होती है उसका एक कॉमन एजेंडा नहीं होता, हर पब्लिक के अलग अलग ओपिनियन होते हैं, और भारत या विश्व के अंदर हर व्यक्ति अलग अलग, बहुत बड़ा भारत है, और भारत के बाद विश्व तो है ही, इतने सारे लोग, और हमें व्यक्तियों से बातचीत करनी है, हमें संचार करना है, तो हम कैसे करेंगे, हमको उनसे संचार करना, तो ऐसे में संचार हम जो है उनसे भी करते हैं जिनसे हम जानते भी नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं इसके लिए, हम इसके लिए माध्यम का उपयोग करते हैं। तो आपने देखा होगा जनसंचार के लिए क्या है, रैली निकाली जाती है। ठीक है, लेकिन एक विशेषता ये होती है कि जनसंचार अगर आपको करना है तो आपको किसी न किसी अन्य चीज माध्यम का भी उपयोग करना पड़ेगा, क्योंकि आप फेस टू फेस नहीं कर सकते। कर सकते हैं आप ग्रुप कम्युनिकेशन तो फेस टू फेस कर सकते हैं, लेकिन अगर बड़ा कम्युनिकेशन है, बड़ा ग्रुप है, तब आपको भी जरूरत पड़ती है अन्य माध्यम, तकनीकी माध्यम की जरूरत करने की। लेकिन अगर आपको मास कम्युनिकेशन करना है, जन संचार करना है, तो आपको फिर आप फेस टू फेस बिल्कुल नहीं कर सकते। तो आपको किस चीज की जरूरत पड़ती है, आपको अन्य तकनीकी माध्यम की जरूरत पड़ती है। क्या करना पड़ता है, आपने देखा होगा टेलीविजन, रेडियो, न्यूज़पेपर, मैगजीन, इन सब का हम उपयोग करके जनसंचार करते हैं। अगर टीवी पे कोई एडवर्टीज दिखाया जा रहा है तो किसके लिए दिखाया जा रहा है, जनता उसे देखे। मैगजीन में आ रहा है, जनता उसे पढ़े। ठीक है, और भी कई सारी चीजें, तो ये पब्लिक, जिसे कहते हैं मास कम्युनिकेशन। यहाँ पब्लिक बहुत बड़ी होती है और इसमें ऑडियो जो कम्युनिकेटर होता है उसे ये जानकारी नहीं होती कि वास्तव में जो है कितनी बड़ी पॉपुलेशन है। हम कैसे कम्युनिकेट, क्योंकि आप टीवी पे जो एडवर्टीज आता है, अब तो वो आने लगा, लेकिन उसको कितने लोग सुन रहे हैं, सुनने के बारे में उसको कैसे जवाब देंगे, ये सब चीजें नहीं होती। हाँ, पहले जो हमने ऊपर से लेकर के 2 चीजें पढ़ी, उन सब में क्या होता है कि आपको फीडबैक मिलने की एक संभावना होती है। लेकिन जब हम मास कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो इसमें क्या होता है, जो लीडर होता है वो खुद से बोलता है, बाकी पब्लिक सिर्फ सुनती है। इससे हम एजेंडा सेटिंग में उपयोग करते हैं। किसमें करते हैं, एजेंडा कि मेरे मन में क्या है, मैं कुछ चाहता हूँ, मैं देश को बदलना चाहता हूँ, मैं कोई सामान बेचना चाहता हूँ, मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ, तो मेरे मन में है, तो मैं क्या करूंगा, और मेरा ये उद्देश्य है कि लोग इसको समझे, जाने, तो मैं मीडियम का उपयोग करूंगा। जैसे बाबा रामदेव आए और उनको अपना प्रोडक्ट बेचना था, तो उन्होंने कहा देखो भाई, ये फलाना प्रोडक्ट इस कंपनी का बना हुआ और ये खराब है, इसको आप दोगे तो इससे ये बनेगा, मस्जिद बनेगा, फलाना बनेगा, धमाका बनेगा। बोले हमारा खरीदोगे तो यूनिवर्सिटी बनेगी, गुरुकुल बनेगा। ठीक है, तो उन्होंने सारी चीजें बताई। ठीक है, उन्होंने बता करके, तो उन्होंने क्या किया, उनका एक एजेंडा था। एजेंडा क्या था कि मेरा सामान बिके। क्या एजेंडा है, उनका सामान बिक जाए, अपने सामने मेरा सामान बिक जाए। उनका दुनिया भर का मतलब नहीं है, और भी सारी चीजें कि पहला जो एजेंडा है वो सामान बेचना, दूसरा एजेंडा, और भी कई सारे एजेंडे होंगे। तो इसी तरह से जैसे हर किसी का एक एजेंडा होता है, तो वो अपने एजेंडे को लेकर के आता है, और वो हिडन एजेंडा होता है, वो सबको मालूम नहीं होता, क्लियरिटी नहीं होती है, बस वो दूसरे तरीके से उसको प्रस्तुत करता है, और वो चाहता है कि लोग इसको सुने, समझें और उसको चीज को खरीदें। अच्छा, वो सुनना नहीं चाहता आपकी बातों, वो अपनी बात कह देता और निकल लेता है। ठीक है, एजेंडा सेटिंग में क्या है कि मैं तैयारी करके आया हूँ, मैंने बोला और मैं चला गया, मेरे को फीडबैक जब आएगा तब देखा जाएगा। फीडबैक का कोई मतलब नहीं, जैसे टीवी पे कोई चीज बोल दी, निकल दी, बाद में जो होगा वो देखा जाएगा, होगा। लेकिन उसमें क्या है कि मेरी जो चीजें थी वो मैंने कह दी। ठीक है, मैंने पब्लिक तक वो चीजें पहुंचा दी। अब वो टीवी, रेडियो, मैगजीन, न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया, किसी चीज का इस्तेमाल करके कर दी। तो ये मास, इसका उपयोग जो है बड़े स्केल पे इंडस्ट्रियलिस्ट, सोशलिस्ट, पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स, बिजनेसमैन, ये सब लोग करते हैं ताकि जनता तक उनकी बात पहुंचे। वो जरूरी नहीं है किसी प्रोडक्ट को बेचना, सोशल रिफॉर्म के लिए भी होता है, सामाजिक परिवर्तन। गांधी जी, अम्बेडकर, अभी क्या उन्होंने भी बहुत सारी चीजों का उपयोग किया, बहुत सारी किताबें लिखी, मैगजीन्स में आर्टिकल लिखे। ठीक है, तो ये सारी उद्देश्य क्या है, ये जनता तक अपनी बात को पहुंचाना है। इसे कहते हैं मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन बड़े स्केल पे होता है,
तो इसलिए हमें किसी न किसी माध्यम की जरूरत पड़ती है। और इसमें जो स्पीकर होता है, जो बोलने वाला होता है, उसे ये भी नहीं मालूम होता कितने लोग उसकी बात को सुन रहे हैं, कितने लोग नहीं सुन रहे। ठीक है, तो ये हमारा जनसंचार। ठीक, ये कुछ कॉमन टाइप्स। लेकिन इसके सिवा और भी कुछ प्रकार हैं जो हमारे कम्युनिकेशन में यूज होते हैं। एक होता है इंटरनल कम्युनिकेशन, एक होता है एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। इंटरनल कम्युनिकेशन उसे बोलते हैं जो आंतरिक संचार होता है। यहाँ आंतरिक का मतलब अंदर चलने वाला नहीं, यहाँ आंतरिक का मतलब है किसी सोसाइटी के अंदर चलने वाले संचार से, किसी घर के अंदर चलने वाले संचार से, किसी इंस्टीट्यूट के अंदर होने वाले कम्युनिकेशन से। मान के आपका घर है, तो आपके घर के अंदर 10 सदस्य हैं, तो 10 लोग आपस में बातचीत करते हैं, तो उसे क्या कहेंगे हम? इंटरनल कम्युनिकेशन। क्या कहेंगे? इंटरनल कम्युनिकेशन। इंटरनल कम्युनिकेशन, आपके घर की बातचीत। अगर इसमें कोई घर के बाहर का कोई व्यक्ति इन्वॉल्व नहीं है, तो इसे हम इंटरनल कहेंगे। ठीक है, अगर इसमें घर के बाहर का कोई व्यक्ति इन्वॉल्व हो जाएगा तो क्या कहलाएंगे? फिर हम एक्सटर्नल कम्युनिकेशन हो जाएगा। ऐसा हो जाएगा एक्सटर्नल, क्योंकि घर के बाहर का भी इन्वॉल्व हो रहा है। जैसे कि आपने देखा होगा, जब भी कोई जम्मू कश्मीर या अन्य मुद्दे पे कोई बातचीत होती है, कोई अंदर विवाद होता है, तो विदेश के अन्य सोशल मीडिया, जो विदेश के अन्य राजनीतिक लोग हैं, वो भी कुछ कहते हैं, तो भारत कहता है ये हमारे अंदर का मामला है, इंटरनल मैटर है। क्या है? हमारे इंटरनल मैटर है। तो इंटरनल कम्युनिकेशन हमारे इंटरनल मैटर, इस पे आपको बोलने की जरूरत नहीं है, हम इसे रिजॉल्व कर लेंगे। तो आपके घर पे भी किसी लड़ाई होती तो आप कोई बोलता तो कहते अब ये हमारे घर का मामला है ना, आपको जरूरत नहीं इसमें इंटरफेयर करने की। तो आंतरिक संचार उसे कहते हैं जब कम्युनिकेशन उस जो है डिफाइन लिमिट के अंदर किया जाता है, डिफाइन बाउंड्री के अंदर किया जाता है। तो कोई जैसे कोई विश्वविद्यालय है, ठीक है, तो कोई विश्वविद्यालय के अंदर क्या है? विश्वविद्यालय तो बहुत बड़ा होता है, आप सभी जानते हैं, डिफरेंट टाइप के डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो विश्वविद्यालय के अंदर ही कम्युनिकेट हो रहा है। विश्वविद्यालय ने, वीसी ने कोई नोटिस जारी की, वीसी ने कोई आदेश निकाला, कहा, रजिस्ट्रार ने उसको निकाला, डिपार्टमेंट को निकाला, विद्यार्थी को निकाला, विद्यार्थी टीचर से कम्युनिकेट कर रहे हैं, टीचर जो है विद्यार्थी कर रहे हैं, डीन से कर रहे हैं, एकेडमिक डीन से कर रहे हैं, वाइस चांसलर से। लेकिन बाहर का कोई व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व नहीं है किसी भी रूप से। बाहर का कोई संस्था, यूजीसी, एआईसीटी, एनसीटी, एनसीईआरटी या नीपा, कोई भी अन्य एजेंसी इसमें इन्वॉल्व नहीं है, ना बाहर का कोई व्यक्ति इन्वॉल्व है, ना कोई स्टेक होल्डर इन्वॉल्व है। तो ये क्या होगा? इंटरनल कम्युनिकेशन कहलाएगा। ठीक है, लेकिन अगर यही इन्वॉल्वमेंट हो गया कि इसमें यूजीसी भी इन्वॉल्व हो गई है, आईसीटी इन्वॉल्व है, तो क्या कहलाएगा? फिर एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। क्या होगा? एक्सटर्नल। ठीक है, फिर होता है फॉर्मल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। एक होता है औपचारिक, अनौपचारिक समझौता। फॉर्मल कम्युनिकेशन आप सभी जानते हैं, फॉर्मल, इससे औपचारिक कहते हैं। जैसे आपको दो तरीके होते हैं, आप जैसे किसी को पार्टी में बुलाना चाहते हैं, तो एक तरीका ये होता है कि आप कार्ड छाप के बढ़िया बकायदा घर पे जाते हैं, दे करके आते हैं। एक होता है, इसे कहते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन, आपने इन्फॉर्म किया बढ़िया सिस्टमेटिक तरीके से। वो एक होता है इनफॉर्मल, कि आपने कहा कि जो है ऐसे ही बता दिया, चलते चलते चले आना, तो ये क्या हो गया? इनफॉर्मल तरीके से कहा। इनफॉर्मल फॉर्मल में बहुत ज्यादा क्लियरिटी होती है। जो फॉर्मल तरीका होता है उसके अंदर सारी चीजें पहले से डिफाइन होती है। क्या होती है? डिफाइंड। जैसे अगर आपको छुट्टी लेनी है तो क्या करना होगा? छुट्टी लेने के लिए एक तरीका डिफाइन होगा कि भाई आप एक एप्लीकेशन लिखेंगे, एप्लीकेशन लेने के बाद उसको अपने जो हेड को देंगे, हेड उसको फॉरवर्ड करके जो है डीन को देगा, डीन उसको फॉरवर्ड करके रजिस्ट्रार को देगा, और रजिस्ट्रार जो है आगे वाइस चांसलर तक चली जाएगी। ये तरीका, ये सिस्टम बनाया गया। इसी सिस्टम से काम होगा। ठीक है, इसी पूरा सिस्टम डिफाइन। आप इसमें इस तरीके से नहीं काम करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन अप्रूव नहीं होगी। ठीक है, बैंक में आप जाते हैं, आपको कोई जरूरत है अकाउंट ओपन करवाना है, तो वहाँ का एक तरीका डिफाइन है, उस तरीके से काम करेंगे तभी अकाउंट आपका ओपन होगा। तो सब चीजें क्या है? डिफाइन होती हैं। इंस्टीट्यूशन में कैसे काम करना डिफाइन इसलिए होती है कि ताकि हर किसी को उसका रोल और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों मालूम रहे, उसी तरीके से काम, और किसी प्रकार की क्योस ना क्रिएट हो। और नहीं डिफाइन होगा तो फिर क्योस क्रिएट हो जाएगा, हर कोई अपने तरीके से करने लग जाएगा। तो इसे हम कहते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन, औपचारिक संचार। और ये बिल्कुल डिफाइन तरीका होता है, नियतगत होता है, नियमगत होता है। ठीक है, एक होता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, वो तरीका होता है जहां पर कुछ भी पहले से निर्धारित नहीं है, उस तरीके को हम बोलते हैं इनफॉर्मल तरीका। इनफॉर्मल जैसे आप जो है कभी कभी हर चीज आप लिखित में नहीं, जैसे फॉर्मल जो होता है वो रिटन में होता जाता है। किसमें होता है? रिटन। जैसे किसी ने कह दिया कि छुट्टी हो गई, तो क्या छुट्टी मान लेंगे आप? नहीं। नहीं, कैसे नहीं मानेंगे? वीसी कह दे कल छुट्टी है तो मान लेंगे? नहीं, रिटर्न चाहिए ना। यस, रिटन डॉक्यूमेंट नहीं होगा नहीं मानेंगे। कोर्ट के सामने आप कहीं जाकर के ऐसा
कोर्ट नहीं मानती उसको। कोर्ट क्या कहती है, उसकी प्रोसीजर कराएगी, उसको लिखवाएगी, आपका स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराएगी, तब मानेगी। ऐसा नहीं मान लेगी, वर्बली नहीं, ऐसे कहे वो भी ऐसे कुछ भी बोल दिया किसी ने समाज में, नहीं, वो ऐसा नहीं मानती। उसको एक एविडेंस चाहिए, उसको एक तरीका चाहिए, तभी मानेगी। तो एक फॉर्मल चीजें होती हैं, फॉर्मलिटी। इसीलिए जो फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है वो रिटन होता है। रिटन क्यों किया जाता है? ताकि वो एविडेंस के रूप में आगे उसकी जरूरत उसको रखा जा सके, इसलिए होता है। तो ज्यादा से ज्यादा जो फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है ज्यादातर हमारा रिटन ही होता है, ठीक है। कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं जो रिटन नहीं होती हैं, क्योंकि अगर उसको रिकॉर्ड में रखा जाएगा तो उससे क्योस क्रिएट हो सकता है, तो वो इनफॉर्मल होती है। जैसे मान के लो कोई कोड है, कोई वार है, तो हर चीज को ये नहीं कि वर्बली ही किया जाए, तो उसे रिटन में किया जाए। कभी कभी इमरजेंसी कोई जरूरत पड़ती है तो जो ऑर्डर पास होता है, कैसे पास होता है? वर्बल भी पास हो जाता है, ठीक है। क्यों पास हो गया? उसको डॉक्यूमेंट नहीं बनाया जाता, रिटन डॉक्यूमेंट इसलिए नहीं बनाया गया क्योंकि अगर ये रिकॉर्ड के रूप में रह जाएगा तो इससे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है भविष्य में, तो उन चीजों को रिकॉर्ड मेंटेन नहीं किया जाता, ठीक है। तो ऐसे भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर फॉर्मल कम्युनिकेशन रिटन में होता है और प्री डिफाइन होता है। लेकिन जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है ये प्री डिफाइन नहीं होता है, और ये प्रायः किसमें होता है? नॉन वर्बल में होता है। सॉरी, नॉन वर्बल कह रहा हूँ, ओरल होता है। क्या होता है? ओरल होता है। ओरल क्यों होता है? क्योंकि जब लिखोगे तो लिखने में बड़ी दिक्कतें होती है, हर चीज लिख करके काम नहीं होता। हम ज्यादातर काम का करते हैं, बोल के करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ज्यादा चीजें जो बोल के होती हैं, नंबर एक काम होता है। बोलने से क्या होता है कि हमारी जो चीजें है वो हमने किसी को कह दिया, नंबर एक तो बोल के होता है, ओरल होता है। नंबर दूसरी होता है इसका जो बात करने का तरीका होता है वो प्री डिफाइन नहीं होता कि आपको पहले इनसे बात करनी, उनसे बात करनी, कोई चीज डिफाइन नहीं। आप किसी से भी कभी भी किसी मुद्दे पे बातचीत कर सकते हैं, तो इसे कहते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। एक तो तरीका नहीं डिफाइन है, दूसरा ज्यादातर जो बातचीत होती है वो क्या होती है? ओरल होती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें आप कोई रिकॉर्ड, आपने किसी को कहा तो कोई रिकॉर्ड नहीं बन सकता, कोई एविडेंस नहीं बन सकता। आप जो डे टू डे लाइफ में अपनी बातें करते हैं वो ज्यादातर क्या होती हैं? इनफॉर्मल होती है, इनफॉर्मल होती है। आप कहते हैं यार ये तो ऐसे बातचीत है। और ज्यादातर सोसाइटी जो काम करती है उनमें दोनों तरीके होते हैं। जैसे आपके कॉलेज में बहुत सारी चीजें फॉर्मल होती हैं, बहुत सारी चीजें इनफॉर्मल होती है। हर बात ऐसा नहीं होती कि टीचर के पास जाते हो हर बात लिखित में देते हो, नहीं, टीचर से हर बात लिखित में नहीं देते हो। बहुत सारी बातें जो होती हैं वो अलिखित होती हैं, बोल करके काम हो जाती है, और वो एविडेंस के रूप में भी नहीं मानी जाती। तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन भी जान होता है, ठीक है। किसी भी इंस्टीट्यूशन का, किसी भी चीज का। हम ज्यादातर जैसे घर में बातें करते हैं तो क्या ऐसा थोड़ी बात करते हैं, मम्मी खाना लाओ, एप्लीकेशन लिख करके दे दिया, रिश्तेदार आए उनको पानी दो, नहीं। जैसे हमारे यहाँ रिश्तेदार आते हैं तो एक फॉर्मेलिटी अदा करते हैं कि आते हैं, बैठाते हैं, खाना के, तो हमने क्या है वो डिफाइन एक तरीका बनाया गया कि अगर आपके कोई घर में आता है तो इस तरह से स्वागत करना है। लेकिन आप अपने घर में जाते हो तो अब वो मम्मी थोड़ी ऐसा उठा करके आओ बैठो, सारी चीजें वैसा करती नहीं करती, वो इनफॉर्मल हो गया। तो हर कम्युनिकेशन इसी फॉर्मल और इनफॉर्मल तरीके पे चलती है। कल हम बात करेंगे डायरेक्ट कम्युनिकेशन पे और इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन पे, प्रत्यक्ष संचार और अप्रत्यक्ष संचार, ठीक है। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, आज समय भी हो चुका है। ऐसे कुछ पूछना है तो बता दें। बताइए। सर जो आपने ऊपर टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में इंट्रापर्सनल के और के जो पॉइंट्स बताए थे उसके टाइप्स, सर एक बार वो बता दो, नाम बता दो उनके। इंट्रापर्सनल में आपको क्या बताया? टाइप्स बताए थे। इंट्रापर्सनल में जो होता है पब्लिक और प्राइवेट, एक आपने एक्स्ट्रा बताया था सब स्टार्टिंग में, उसका नाम क्या था? इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। ओके सर। पूछना और तो नहीं है किसी को? नहीं सर। सभी को धन्यवाद, शुभ रात्रि। सर प्रणाम। प्रणाम सभी। थैंक यू सर। थैंक यू सर। हरिओम सर।